उन्होंने ये भी बहुत वाज़िया तरीके से कहा कि मुलाकातें और ताल्लुकात सिर्फ नॉर्मली डेट की हद तक नहीं थे, बहुत कुर्बत थी। अब ये कुर्बत वाली बातें आपको पता है कि कहाँ जाती हैं, इसका मतलब कहाँ तक जाता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नेफे में अब की बार पिस्तौल क्यों नहीं चला। नेफे में पिस्तौल आप सबको पता है कि आजकल जहाँ भी कोई लड़का लड़की को छेड़ता है, उसके साथ बदतमीज़ी करता है, तो फिर सीसीडी उसको उठाकर लेके जाती है और उसके नेफे में पिस्तौल चल जाता है। फिर उसका बयान आता है कि जब मुझे सीसीडी ने अरेस्ट किया तो मैं मज़ाहमत में अपना पिस्टल निकालने लगा तो मेरे नेफे में लगा हुआ पिस्तौल चल गया और अब मैं मर्दानगी से हाथ धो बैठा। ये सब कुछ चल रहा था तो इसी दौरान मोमना इकबाल का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहती हैं कि भाई मुझे नून लीग के MPA साकिब चद्दड़ वो बहुत ज़्यादा हरासमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा छेड़े हैं, बहुत ज़्यादा मेरे साथ इस तरह के मामलात कर रहे हैं, मुझे थ्रेट है, मुझे उन्होंने धमकी दी है। और ये उन्होंने बयान दिया, उन्होंने अपनी तरफ से NCCIA को भी रिपोर्ट की, ऑनलाइन भी उन्होंने बताया कि भाई ये मुझे ऑनलाइन जहाँ पे आप एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं, वहाँ भी उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन मैं खामोश रहा। मैं इसलिए खामोश रहा कि मुझे सारा मामला जब तक नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा नाम MPA MNA होना, फिर उनको अपने कैरियर और इन चीज़ों की भी फ़िक्र होती है कि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती उठाने या उससे मिलने की कोशिश करेंगे और वो अगर सोशल मीडिया पर या किसी भी जगह पर इस तरह का बयान दे देती है तो मेरा कैरियर भी ख़तरे में पड़ेगा और लोग मुझसे नफ़रत भी करेंगे। तो इसलिए मैं ज़रा खामोश रहा। अब मामला खुलकर सामने आने लगा क्योंकि मैं हैरान था कि अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ कि ये जो साकिब चद्दड़ साहब हैं, ये आज से कुछ अर्सा पहले किडनीज जो ट्रांसप्लांट होता है और आपको पता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। इन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था जहाँ पर ये अरेस्ट हुए थे, पकड़े गए थे। उस वक्त शायद ये इतने बड़े मालदार आदमी नहीं थे। फिर ये इन्होंने कई बार ये पकड़े गए, कई बार इन्होंने बेल करवाई, अपने आप को बाइज्जत तौर पर बरी करवाया और करोड़ों रुपए का ये कारोबार था। ये अरेस्ट होते रहे और इनकी वीडियोस भी आई। कुछ साल पहले की वीडियो है, वो हमारी एक एंकर हुआ करती थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो बड़ी बदतमीज़ी से बल्कि धड़ल्ले से बात किया करती थी, बताओ बताओ तुम। और उन्होंने इनका इंटरव्यू किया था, फिर उसके बाद ये गायब हो गए और आजकल ये मरीम नवाज़ साहिबा के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का बंदा कभी ये हरकत नहीं कर सकता। उसको डर लगता है, ज़ाहिर है कि क्या मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के साथ साथ होता हूँ, मुझे इतनी बड़ी सीट मिली हुई है, इज़्ज़त मिली हुई है और मैं ये काम करूँ। खैर, जब ये सारा मामला खुलकर सामने आया सोशल मीडिया पर, साकिब चद्दड़ को ये कहा जाने लगा कि भाई इनके नेफे में भी अब पिस्तौल चलना चाहिए। अगर गरीब के बेटे के नेफे में पिस्तौल चल सकता है तो फिर साकिब चद्दड़ के भी नेफे में पिस्तौल चलना चाहिए। हुआ कुछ यूँ कि फिर सारी चीज़ें सामने आती हैं। मियाँ इशफाक जो कि पाकिस्तान के सबसे महंगे वकील हैं, वो आते हैं सामने और उन्होंने बताया कि भाई ये मामला ऐसा नहीं है जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं। ये मामला इस तरह से है कि साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल की जो दोस्ती है वो तकरीबन 5 साल रही। 2020-21 में उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद मोमना इकबाल को 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा के तोहफे, मुलाकातें, चीज़ें, गिफ्ट, ये सब कुछ दिया गया। और मोमना इकबाल ने उनके साथ बहुत सारे ट्रैवल्स भी किए, बहुत सारी शॉपिंग भी की, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी उठाए। अब आपको मेरी कुछ बातें समझ आएंगी जो कि आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मोमना इकबाल को इन्होंने करोड़ों रुपए की चीज़ें खरीद के दी, तोहफे दिए। अब जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो फिर मोमना इकबाल की जो बहन है, शायद बहनें क्या हैं, वो कहने लगी भाई कि ये तो मोमना की शादी होने लगी थी तो उस शादी को रुकवाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। फिर जो MPA हैं साकिब चद्दड़ साहब, वो सामने आते हैं और उन्होंने ये बयान दिया कि पिछले 8 माह से मेरी मोमना के साथ कोई मुलाकात, कोई बात, कोई कुछ नहीं है। अब जो मोमना इकबाल के होने वाले शौहर हैं उनको ये पता चलता है कि चद्दड़ के साथ इनकी काफ़ी अरसा कोई दोस्ती रही या कोई ताल्लुकात रहे, और उन्होंने ये भी बहुत वाज़िया तरीके से कहा कि मुलाकातें और ताल्लुकात सिर्फ नॉर्मली डेट की हद तक नहीं थे, बहुत कुर्बत थी। अब ये कुर्बत वाली बातें आपको पता है कि कहाँ जाती है, इसका मतलब कहाँ तक जाता है। और
आपको पता है कि ये जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ इनके ताल्लुकात होते हैं, और यहाँ नहीं, सिर्फ बाहर भी, हॉलीवुड में देखें, बॉलीवुड में देखें, फिल्म तो एक होती है, ये ड्रामा एक होता है, लेकिन 5 करोड़ रुपए की गाड़ी कहाँ से आती है, ये सब सवाल उठाते हैं कि आखिर इनके पास ये सब कुछ कैसे आ जाता है। खैर, उन्होंने कहा कि मेरी 8 महीने से इनसे कोई मुलाकात नहीं थी, ना मेरे इनसे कभी फ़ोन पर बात हुई। इनके हस्बैंड, मुझे एक कॉल आती है जिस पे मुझे धमकियां दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, बहुत बुरा भला कहा जाता है। अच्छा, धमकियों के बाद मैंने एफ़आईआर कटवाई। एफ़आईआर कटवाने के बाद ये पता चलता, ट्रेस होता बंदा कि वो मोमना इकबाल के होने वाले शौहर हैं, जिनको गुस्सा आया कि भाई इस बंदे के साथ मोमना के ताल्लुकात थे। फिर उन्होंने जो भी कहना था वो कह दिया फ़ोन पे। फिर मोमना की वालदा का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि बेटा मैं माज़रत चाहती हूँ। ये साकिब चदर साहब कह रहे हैं, मेरे पास बाकायदा तौर पर मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। कहते हैं कि मुझे कॉल आती है और ये कहते हैं कि भाई मैं माज़रत चाहती हूँ, वो तैश में आ गया और उसने तुम्हें कॉल कर दी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो साकिब साहब कहते हैं भाई मैंने कहा कि चलें ठीक है, बड़ी है ये वो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मोमना की शादी होने वाली है या मोमना का कोई वैसा मामला है। अच्छा, अब जब कुछ दिन गुजरते हैं, वो फिर कोई ऐसी हरकत करते हैं, तो उसके बाद मोमना की कॉल आती है और मोमना कहती है यार वो तैश में आकर उसने ये कर दिया, तुम माफ़ कर दो और दिल बड़ा करो, जिस तरह होता है सुलह सफाई वाला काम। तो इस पर साकिब चदर ने माफ़ कर दिया, बात ख़त्म हो गई। वो कहते हैं उसके बाद मेरी कोई बात ही नहीं हुई, ना मेरा कोई मैसेज गया, ना मेरा कोई ईमेल है, ना मेरी कोई कॉल है, कुछ भी नहीं है। अब मोमना कहती हैं कि भाई ये मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, मेरी शादी होने वाली थी। अब कहानी कुछ और बदलती जा रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी मामलात गंदे होते जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ एमपी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ी सेलिब्रिटी है, और फिर लोगों के दिलों में वो बातें सारी आएंगी कि ये जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं, ये हमारी मॉडल्स या जितनी डांसर हैं, ये तो पैसे बहुत कम लेती हैं प्रोजेक्ट से, इतने बड़े घर और ये सब कुछ कैसे आते हैं। ये सब आपको यकीन आ जाएगा कि अक्सर मेरे से भी लोग ये सवाल करते हैं, मैंने 1-2 वीडियोस में ये बात भी कही कि भाई जिस तरह हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, साल में एक फ़िल्म करती हैं, एक फ़िल्म का उनको 2 करोड़ रुपए मिलता है, 3 करोड़ मिलता है, चले उन्होंने इंस्टा से भी कमा लिए, कुछ प्रमोशन से भी कमा लिए, लेकिन उसके बाद जो है ये 5 करोड़ का घर, 5-6 करोड़ की नई लेक्सिस या प्राडो या कोई भी बड़ी गाड़ी, ये कहाँ से आती है? फिर इतने महंगे बैग, जूते, परफ्यूम्स, मोबाइल, ये सब कुछ कहाँ से आता है? लोग ये सवाल उठाते हैं क्योंकि नज़र तो ये साल में एक बार आती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर फिर सब वाज़िया होता है कि पैसे कहाँ से आते हैं, क्या होता है। मेरा ये ख्याल है कि जब इंसान को अल्लाह इज़्ज़त दे दे तो फिर थोड़ा मुहतात होकर चलना चाहिए, पैसे के चक्कर में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखें ना, अब जब ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी, मेरा ख्याल है कहा तो यही जाएगा कि बस इस मामले को यहीं कर दें, रफा दफा कर दें, मीडिया पर ना लाएं बाकी चीज़ों को, लेकिन ये सब कुछ होकर रहेगा। और अगर साकिब चद्दर ये सारी बातें, एमपीए साकिब चद्दर जो है वो ये सारी बातें खोलकर सामने रखते हैं, कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ हमने स्टे किया, किस तरह से हम रहे, और उसके बाद मोमना इकबाल उनके बारे में कि ये पैसा कहाँ से कमा रहे हैं या क्या करें, इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो रहेगा दोनों के पल्ले में कुछ नहीं, मतलब इनके पल्ले में सिवाय रसवाई और ज़िल्लत के कुछ नहीं बचेगा। तो ये थी आज की सबसे पहली और अहम खबर, जो कि मैं सबसे लेट इसलिए दे रहा था ताकि आप लोगों को तफसील से बता सकूं। इस मामले में अब आप लोगों की क्या राय है, और शुगर डैडीज़ और इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो अपने घर, अपने बच्चों पर पैसा खर्च करने के बजाय मॉडल्स, एक्ट्रेस और पार्टी गर्ल्स पर या फिर इस तरह की औरतों पर पैसा खर्च करते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी एक और ऐसे इशू के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया हुआ, और नाम कुछ और था, मतलब इल्ज़ाम किसी पर था, फंस कोई और गया। मामिया शाह जाफ़र हैं हमारी एक एक्ट्रेस जो कि बहुत ही इंतहाई बोल्ड है, और उन्होंने एक पॉडकास्ट दिया उनको जी इफ़त उमर को, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। अच्छा, इफ़त उमर का जो पॉडकास्ट होता है या जो भी होता है, उसमें वो कहती हैं कि मी टू
मी टू का मतलब ये है कि भाई आप कि दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, जो ज़िंदगी में जो कुछ हुआ था आपके साथ, गलत हुआ था, किसी ने आपके साथ हरेसमेंट या फिर आपको ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, आपकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, तो वो आप खुलकर बोलें। ये मी टू की एक कैंपेन आपको पता है अब पाकिस्तान में भी चल रही है और बहुत सारी एक्ट्रेसेस ये बात करती हैं। तो मामिया शाह जाफ़र जो है वो इफ़त उमर के प्रोग्राम में आई और उन्होंने बताया कि जब मैं नई आई थी उस वक्त एक लड़का था जिसका नाम था अरसलान खान। अरसलान खान जब हम लोग बैठे हुए थे, हम कोई बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आकर ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश की, गलत तरीके से मेरे साथ गलत अंदाज में मेरे साथ बात करने की कोशिश की। मुझे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे छूने की कोशिश की और मैंने जब बोला तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी भी की, गालियाँ भी दी। और जिस अंदाज़ में वो ये बात कर रही थी, वो अंदाज़ कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती उस अंदाज़ में बात। और उन चीज़ों को देखकर मुझे यूँ लगता है कि यार मामिया शाह जाफ़र बहुत ज़्यादा तस्वीरों में ही बोल्ड नहीं है, बल्कि उनकी जो रियल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इसी तरह है कि वो कुछ भी बोलने में हिचकिचाती नहीं है। ये वही मामिया शाह जाफ़र हैं जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार थी और आपको पता है इनको एक ऐसी बीमारी जिससे इनके हाथ पैर, आंखें, फेस और होंठ, पाँव, हाथ सब सूज जाते हैं और उससे उनको बड़ी तकलीफ़ भी होती है। फिर ये कुछ अरसे के लिए बीमारी बैठती है, मतलब कम होती है दवाइयों से, फिर एकदम से उठती है और बंदे की बुरी हालत कर देती है। अब जब इनकी वीडियोज़ आई, ये बीमारी में थी, लोगों ने बड़ी दुआएं दी, कुछ लोगों ने तनकीद की कि ज़िंदगी में जो कुछ आप कर रही हैं उसकी सज़ा है, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई सज़ा जज़ा किस बात पर है। हो सकता है कि ये हमसे ज़्यादा अच्छी हों, सिर्फ बज़ाहिर हमें लग रही हो कि इनके कपड़े बहुत बोल्ड हैं, ये इस तरह की तस्वीरें बनाती हैं, इस तरह की वीडियोस बनाती हैं, इन चीज़ों को देखकर हमें लग सकता है, लेकिन अल्लाह के करीब कौन है कोई नहीं जानता। बहरहाल उन्होंने कहा कि अरसलान खान जो है वो एक शख्स था जिसकी वजह से जो है मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई और मुझे इस तरह लगता था कि ये बंदा मेरे पर बड़ी गलत नज़र रखता है। खैर, इनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर हर बंदे ने अरसलान खान की तस्वीर लगाना शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि ये बज़ाहिर बंदा इतना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये बंदा अच्छा नहीं है। लोगों की बेटियों के साथ इसका ये सलूक होता है। मामिया शाह जाफ़र ने इसके बारे में ये कहा, क्योंकि लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि चंद साल पहले उनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था कॉलेज गेट, उसमें अरसलान खान थे। लेकिन सारा मामला जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो उसके बाद जो है मामिया ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये वो अरसलान खान नहीं जिसके बारे में आप कह रहे हैं। फिर इफ़त उमर ने भी कहा कि अरसलान खान नहीं बल्कि अरसलान भट्ट है। अरसलान भट्ट के साथ भी उनका एक ड्रामा आया था, ड्रामा सीरियल मीसनी में थे उनके साथ। फिर उनको लगा कि यार ये तो हमने गलत खबर दे दी भाई, फिर लोगों को शर्मिंदगी भी होगी क्योंकि लोगों ने बग़ैर जांच पड़ताल किए बस खबर लगा दी। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब इस तरह की कोई खबर आती है और किसी ने नहीं किया होता तो वो तो हैरान हो जाता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके बाद खैर अरसलान खान, जब इन्होंने मामिया शाह जाफ़र ने ये बताया कि अरसलान खान नहीं थे, अरसलान भट्ट थे, तो फिर उन्होंने उनका शुक्रिया अदा भी किया। बहरहाल बात ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसा तो होता है। अगर आप ये समझें कि आपने सिर्फ उनका नाम लिया तो बाकी किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक ठरकी है जो मुंतज़र रहता है कि कब नया शिकार आएगा और उसके जिस्म को मैं नोचूंगा। और बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जिनको मैंने देखा है कि वो कभी किसी लड़की के करीब ही नहीं जाते, जिनमें से एक सईद अहमद कामरान हैं जिनको मैंने देखा। सईद अहमद कामरान बहुत अच्छे हैं, मतलब मैंने उनके साथ काम किया, अपना करियर स्टार्ट किया था, तो बहुत अच्छे, मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुलाकात होती है तो मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूँ थोड़ा दिल नहीं आता तो वो खैर कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बचाया रखा है। इसी तरह से एक और है महफूज कुरैशी हैं, वो भी इन चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, मुश्किल है, बहरहाल मुश्किल है। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कौन कौन से लोग इन चीज़ों को बुरा समझते हैं और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि खैर है कोई गल नहीं, सीन में भी तो हाथ लग जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट खबर है ना, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप को फिरौन समझते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई जो मैंने कह दिया ना वो दूसरा बंदा फ़ौरन पिक करके फ़ौरन वैसे ही करके मुझे दिखा दे। कभी कभार होता है कि कोई नहीं कर पाता, लेकिन वो इस तरह से चिल्लाते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं कि देखने वाला बंदा जो है वो जो खुद एक्ट कर रहा होता है वो सारों को
पूरे मतलब सेट पर एक एक दो तीन चार बंदे नहीं होते, दर्जनों के हिसाब से बंदे होते हैं। कोई कैमरामैन के 2 असिस्टेंट होते हैं, लाइट सेट करने वाले होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उनके सामने जब डायरेक्टर चिल्लाता है ना और उसकी इंसल्ट करता है तो वो वही महसूस कर सकता है जिसकी इंसल्ट हो रही होती है। इसी तरह से हमारी एक एक्ट्रेस हैं बहुत सीनियर, जिनका नाम है असमत जैदी। उन्होंने कहा कि 50 लोगों के सामने डायरेक्टर ने मुझे चिल्ला कर इंसल्ट किया, इतना बेइज्जत किया कि मैं रोने लग गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस खातून ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी इस इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री के लोग क्या कर रहे हैं कि नए आने वाली खूबसूरत नौजवान लड़की जिसका नाम है उसको इज्जत दे रहे हैं और अपनी सीनियर एक्ट्रेस को क्या कर रहे हैं जी, इंसल्ट कर रहे हैं। अब वो कह रही हैं कि मैं 5-6 दिन रेगुलर काम कर रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी, टाइम नहीं था, डिप्रेशन, जो सो मामलात हो सकते हैं, घर की परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन उन्हीं परेशानियों के बीच मैं सेट पर जाती हूँ और मुझसे एक सीन नहीं हो पा रहा, तो डायरेक्टर ने 50 लोगों के आगे मुझे इतना इंसल्ट किया, मुझे मेरी इतनी बेइज्जती की कि मैं रोने लग गई। और अफसोस की बात यह है कि डायरेक्टर ने आकर माफ़ी तक नहीं मांगी। डायरेक्टर ने आकर ये तक नहीं कहा कि चलें, वो उस वक्त मैं गुस्से में था, मैं बोल गया, अब बड़ी है, माफ़ कर दें, ये वो। और ना ही प्रोडक्शन हाउस से कोई कॉल आई। पता क्यों नहीं आई? उनको लगता है ये ना सही और सही। आप सुनते होंगे कि ये जो हमारे एक्टर हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े हसास होते हैं। कोई हसास नहीं होते यार, कोई अगर हसास होते तो हमारे कितने फनकार हैं जो गुर्बत की चिक्की में पिसते पिसते मर गए। कभी किसी डायरेक्टर ने उन पर तरस खाकर उनको बड़ा कैरेक्टर नहीं दिया। कितने ऐसे हमारे फनकार हैं जो कभी सुपरस्टार हुआ करते थे और ज़िंदगी की मुश्किलों में ऐसे फंसे कि फिर उन पर ऐसा वक्त भी आया कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में वो पड़े होते थे और कभी उनको किसी बड़े फनकार ने आकर उनका साथ तक नहीं दिया, उनको 4 रुपये नहीं दिए। तो कहाँ से एहसास है? हमारी इंडस्ट्री में चंद लोग ऐसे हैं जो लोगों की बहुत मदद करते हैं। जैसे मैं सुनता हूँ इफ्तिखार ठाकुर साहब के बारे में, सोहेल अहमद साहब के बारे में, और बहुत सारे लोग होंगे, अदनान सदीकी साहब, उनके बारे में। अदनान सदीकी के बारे में तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात बड़े ख़राब हुए, तो उन्होंने अदनान सदीकी को फ़ोन किया तो अदनान सदीकी ने उनको 1 लाख रुपये उसी वक्त भेज दिए। ना कि उन्होंने उनके साथ कभी काम किया था, ना ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन उन्होंने 1 लाख रुपये दिए, मदद की। तो इस तरह से लोग हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेहिस होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं किसी की। कोई जीता है, मरता रहे। इसी तरह ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये सेट पर फिरौन बन जाते हैं, और फिरौन बनने के बाद कुछ भी बोलते हैं, भाई ये बर्दाश्त कर लेंगे। क्यों यार? क्या तुम कभी अपने सीन्स गलत नहीं करते हो? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सीन्स करने के बाद उनको फ़ोन करते हैं, यार वो असल में एक सीन रह गया, वहाँ पर ये इंसेशन रह गए, वहाँ पर एक्सप्रेशंस रह गए, ये रह गया, वो रह गया, तो दोबारा आप बुलाते हैं। उसके बाद आप वॉइस ओवर के लिए बुला लेते हैं। आप कहते हैं कि यार वहाँ पे रिकॉर्डिंग ख़राब होगी, ये हो गया, वो हो गया, पीछे वो फ़लाँ चीज़ गुजर गई, वो हमने कंटिन्यूटी मिस कर दी। ये सारी चीज़ें आपसे भी होती हैं, लेकिन एक अगर एक्टर से हो जाती है तो फिर उसको इतना चिल्ला कर क्यों बोलते हो यार? अपने पे रख के सोचा करो ना। और इतने सालों से वो काम कर रही हैं तो ऑब्वियसली अच्छा काम कर रही थी ना। फिर ये सब कुछ क्यों? इसलिए कि आपके हाथ में अभी चाबुक भी है और आपके पास घोड़े का वो क्या कहते हैं उसको, जिससे घोड़े को कंट्रोल करते हैं, वो दोनों चीज़ें आपके हाथ में। आप चाबुक भी मार रहे हैं और साथ में खींच भी रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये मत भूलें कि ये सारी ज़िंदगी सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं जी इकरार उल हसन के बारे में। इकरार उल हसन की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आती, कल तक लोग इकरार भाई करते थे, आज उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अच्छा, मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और साथ में उनकी जो तीसरी बीवी है उनको लोग कह रहे हैं कि बहुत बदतमीज़ है। 2 जो थी वो बहुत सोबर थी, तीसरी जो है वो बहुत बदतमीज़ है। हुआ कुछ यूँ कि इकरार भाई भी अपने आप की फिटनेस और ये सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे और जिम में गए और बड़ा यूँ जोर लगा रहे थे, और उसी जोर के दौरान जो है वो लोगों की नज़र पड़ गई एक प्लेट पर। अब एक प्लेट, नॉर्मली मैं जिम में जाता हूँ तो मैं सारी प्लेट्स भी लगा लेता हूँ। एक प्लेट जो है ना, बच्चे से बच्चा जो जाता है ना, वो यूं कर रहा, आपस में टकराती हैं। जब एक प्लेट लगाई जाती है ना तो वो तो ऐसे इतनी लूज होती है कि वो टकरा रही होती है। एक प्लेट वो लगाते हैं जो हमारे यहाँ जिम में लड़कियां आती है ना, बिल्कुल सूखी सी मम्मी डैडी, जिनके हाथों में भी बस हाथ मिलाए भी ना तो ऐसा लगता है कि रुई है। ऐसी लड़कियां जब आती है ना तो वो भी एक लगा ही लेती हैं बड़े मज़े से ऐसे ना। तो इकरार साहब जब जिम लगा रहे थे, ये जोर लगा रहे थे, तो
लोगों ने नोट किया कि भाई वो तो एक प्लेट है, उसके साथ हमारी एक एक्ट्रेस हैं जो रिएक्शन कर रही होती हैं, दे रही होती हैं इस तरह से। उन्होंने देखते हुए जब इस तरह का मजाक उड़ाया तो उनकी जो वाइफ है तीसरी अरूसा, उन्होंने उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी की। और बदतमीज़ी क्या की, ये नीचे आप देख लें ये सब कुछ। तो ये चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि इकरार भाई ने अपनी अच्छी खासी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी को ना एक ऐसी रसवाई की तरफ ले गए कि अब तो बस यूँ लगता है कि इकरार भाई अपना मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए, जहाँ जाते हैं जलसा करने वहाँ पर नारे किसी और के लग जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो देखिए लोगों का अपना ओपिनियन है, लोग किसी को भी पसंद कर सकते हैं। लोग जरदारी साहब को भी पसंद करते हैं, नवाज शरीफ साहब को भी पसंद करते हैं, लोग इमरान खान को भी पसंद करते हैं। लेकिन जो इमरान खान को पसंद करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई खान साहब के खिलाफ मत बोलो। और फिर जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत के बारे में आप बात नहीं कर रहे, आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो जेल में बैठा हुआ है। तो फिर आप अपने मुंह से बात करते हैं कि ज़ाहिर है मैं ट्रेंडिंग चीज़ पर बात करता हूँ। तो फिर आप इस मुल्क का अच्छा तो नहीं सोच रहे ना, आप तो इस मुल्क में सिर्फ अपना और नाम बनाने के लिए गालियाँ सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे किस रास्ते पर कैसे चलना चाहिए, क्योंकि पीछे आपके 21 साल की मेहनत है और 21 साल की मेहनत आपने यहाँ लाकर खड़ी कर दी, तो एतराज़ तो होगा। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। यहीं पर ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।